हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान एकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं जीके और जीएस वाला पोर्शन करा रही हूँ। प्रति शिफ्ट में 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं और साथ ही देख रहे हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो टाइम से मिल जाए। ये शिफ्ट देखो कराई गई थी 10 जनवरी 2023 को। शिफ्ट है सेकंड। तो मैंने आपको जो सोर्स है वो भी मैंने बता दिया, कहाँ से प्रश्न मैंने लिए हैं। अब देखते हैं इस परीक्षा में पहला प्रश्न प्रश्न क्या पूछा गया था। सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए भारतीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो देखो, सबसे पहले आप देख लीजिए, इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2003 में। और ये जो हैं ये हैं कथकली से। ठीक है, इनको कथकली के लिए दिया गया था। अब कथकली को देख लेते हैं। कथकली देश का, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कथकली है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये लोक नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद में केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य रहता है जिसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम। ठीक है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य की बात करें, पूछा गया है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे नया है सत्रिया। अब सत्रिया ये है कहाँ का, तो सत्रिया है असम का। पूछा जाता है भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब बच्चा कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कथक जो है, कथक संबंधित है यूपी से। ठीक है, तो इस तरह। और इसके बाद में कुछ नाम पर हैं, जैसे मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी का है। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो ये आपको पता ही लग जाएगा। तो टोटल मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य देख लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। सभी लोगों को पता होगा, ये है सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। और ये सबसे पहले ब्रिटिश सेवा में, भारतीय सिविल सेवा जिसे पहले आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बनते हैं। और ये कब बनते हैं, ये बनते हैं 1963 में। ठीक है, तो ये यहाँ से इतने प्रश्न बनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। तो ये होते हैं 21। ठीक है, 3 पारी होती हैं समथिंग, 2 पारी एक टीम को जिसे जीतना होता है उसे जीतना होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है। तो ओलंपिक गेम हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने 1920 में ये जीता था। पहले ध्वजवाहक बने थे, ये थे पुरमा बनर्जी। ठीक है, और इन्होंने 100 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, और ये बने थे भारत के प्रथम ध्वजवाहक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी नई श्रृंखला जो चली है उसके 50 रुपए के जो बैंक नोट है उसका आधार रंग क्या है। तो उसका आधार रंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरेसेंट नीला। ठीक है, फ्लोरेसेंट नीला है इसका कलर। और इस पर रथ के साथ हम्पी का चित्र है। रथ के साथ हम्पी हम्पी का चित्र है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 50 रुपए के नोट पर। और उसका बैकग्राउंड, उसका जो बेस कलर है वो क्या है, फ्लोरेसेंट नीला। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, अभी मैंने पीछे बताया था, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का, इसके बाद में कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये है 3MnO2 प्लस HCl। इसमें MnCl प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में किस हिंदू माह में मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, चतुर्थी में मनाया जाता है, चतुर्थी को मनाया जाता है शिवरात्रि का त्योहार। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है। 77-78 में जनता 1970-78 में आती है किसकी? जनता पार्टी की सरकार, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। जल्दी से मतलब 1 साल पहले ही खत्म कर दी जाती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को, और इसके बाद में छठवीं पंचवर्षीय योजना के लाते हैं 1978 से लेकर के 83 के बीच में। लेकिन फिर बाद में ये 80 में ये भी योजना खत्म कर दी जाती है। तो इस बीच को कहते क्या है? इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है। 80 से 85 के बीच में फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना आती है, क्योंकि इस यहाँ पर कांग्रेस सरकार फिर से आ जाती है, तो वो फिर से छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर देती है। तो लेकिन इसके बीच के काल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, जो बीच में प्लान आए थे वार्षिक प्लान, उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हेन सांगने के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना काफी कठिन होता था। तो ये हेन सांग कौन है? ये हेन सांग आते हैं हर्षवर्धन के दरबार में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, कहाँ? नालंदा मठ में। ठीक है। और ये बताते हैं कि पहले जो नालंदा बौद्ध मठ था उसके द्वारपाल काफी कठिन प्रश्न पूछा करते थे, जिसका आंसर देना काफी कठिन हुआ करता था, और 10 में से सिर्फ 6 से 7 लोग इसका उत्तर दे पाते थे। तो ये प्रश्न कौन पूछते थे? इसका आंसर है कि द्वारपाल। ठीक है। कौन पूछते थे? द्वारपाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? ये क्वेश्चन है करंट का, इसको हटा देते हैं, नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अधिशासन अधिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं कौन? करते हैं स्किल इंडिया मिशन के, ये करते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को जीडीपी के लिए योगदान को कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जो प्रत्येक क्षेत्र होता है वो जीडीपी में जो योगदान करता है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संरचनात्मक ढांचा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, मतलब जहाँ इन्हें क्या मिलेगा, या तो इन्हें चारा मिल जाए क्योंकि इनके साथ चरवाहे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनके लिए चारा और पानी की जरूरत होती है, तो ये इन्हीं मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारा और पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये विप्लव कुमार देव थे, लेकिन अब ये प्रश्न करंट का नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है से संबंधित है? तो ये कौन संबंधित है? ये है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर है 21। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है, और ये सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स और जो फॉरेनर्स हैं ये सभी के लिए है, दोनों के लिए, भारतीय और गैर भारतीय दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानूनी मामला नहीं है? तो तलाक, हत्या, चोरी, दहेज। देखो हत्या, चोरी और दहेज प्रताड़ना ये सभी आपराधिक कानून है, लेकिन तलाक का मामला जो है यह एक दीवानी मामला है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तलाक का मामला। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताए। तो देखो महिला साक्षरता हो या पुरुष साक्षरता हो, दोनों में केरल ही है, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर भी केरल में ही है। ठीक है। अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार बता रहे हैं जनसंख्या, तो 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.4%। इसमें अगर मेल की बात की जाए तो ये है 82.14%, और अगर इसमें फीमेल की बात की जाए तो है 65, लगभग 65.46%। अब अगर सबसे साक्षर राज्यों की बात की जाए, सबसे साक्षर राज्य जो है वो है सबसे पहले केरल है, केरल के बाद में है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद में है मिजोरम। ठीक है। लक्षद्वीप के बाद कौन सा है? मिजोरम है। तो मिजोरम जो है 91% समथिंग है, इसकी लगभग 92% है, इसकी अप्रोक्स 93% है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल पुरुष और महिला सभी में सबसे साक्षर राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो प्रारंभ होता है और होकर कहाँ गुदा तक जाता है। इसका मतलब देखो भोजन का एक प्रोसीजर होता है पूरा, ये मुख से शुरू होता है, इसके बाद में पहले जाता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ये जाता है ग्रास नली में,
ग्रास नली के बाद में जाता है आमाशय में। उसके बाद इसका प्रोसीजर रहता है छोटी आंत, फिर छोटी आंत और इसके बाद में बड़ी आंत, और इसके बाद में जाता है फिर गुदा। तो शुरू कहाँ से होता है? मुख से। जाता कहाँ है? गुदा तक। तो इसका आंसर क्या होगा? मुख। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा 2, मुख गुहिका। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट है इस वीडियो का। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस दौरान होती है? तो देखो सबसे ज्यादा वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के दौरान, क्योंकि तमिलनाडु जब इस तरीके से भारत का मैप है, तमिलनाडु ये कोरोमंडल तट बोलते हैं तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु का तट है, इसको कोरोमंडल बोलते हैं। जब इधर पश्चिमी घाट से हवाएं चलती हैं इस तरफ से, क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे तमिलनाडु में वर्षा कम हो पाती है। तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जब हवाएं वापस लौट कर आती हैं तब ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में वर्षा करती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जीके जीएस करा रहे हैं, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे और भी सभी वीडियो आपको मिलते रहे। सारी वीडियो देखते रहो, यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।